चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा केस था, हमने बोला था वेंचुरी मीटर विद मैनोमीटर विद मैनोमेट्रिक फ्लूइड हैविंग डेंसिटी ग्रेटर देन द फ्लूइड। ठीक है ना, जो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसके अंदर, जो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसकी डेंसिटी है, लेट्स सपोज इसकी जो डेंसिटी है दैट इज रो, दैट इज रो, और जो हमारा मैनो मैनोमीटर के अंदर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, जो मैनोमीटर के अंदर जो आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, लेट्स सपोज उसकी डेंसिटी है रो, हम उसकी डेंसिटी है रो एम। ठीक है, तो इनिशियली लेट्स सपोज जब हमने मैनोमीटर आपका वेंचुरीमीटर से कनेक्ट नहीं किया है, जब when both the limbs of your manometer are open to atmosphere, तो उस केस में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल होगा वो दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। सेम ये होगा, दोनों लिम्स जो है दैट आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो उस केस में राइट दोनों तरफ क्या होगा आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो लेवल होगा वो बराबर होगा। अब लेट्स सपोज हमने इस मैनोमीटर को कनेक्ट कर दिया सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे, राइट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, लेट्स सपोज दिस इज योर लिम्ब 1 and this is your limb 1, this is your limb 1 and this is your limb 2। ठीक है, अब एक चीज बताओ मेरे को, जब मैं इस मैनोमीटर को सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे कनेक्ट करूंगा तो वाटर लेवल कौन सी लिम्ब में राइज करेगा और कौन सी लिम्ब में फॉल करेगा? सर 2 में राइज करेगा। 2 में राइज करेगा, 1 में फॉल होगा। 2 में राइज करेगा, 1 में फॉल करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो मतलब यहाँ से आपका प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब ये चीज आएगी और ये चीज राइज करेगी। तो दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे जो लेवल होगा, दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे लेवल होगा, लेट्स सपोज ये लेवल मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यहाँ पे क्या करेगा, फॉल करेगा, और यहाँ पे क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। यहाँ पे फ्लूइड का आपका लेवल क्या करेगा, राइज कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज, सीधी सी बात है। आपका जो सेक्शन 1 है एरिया ज्यादा है, तो दैट मींस वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। और सेक्शन 2 है जो थ्रोट सेक्शन है, वहां पे एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। तो दैट मींस जो ये लेवल डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, लेट्स सपोज ठीक है, दैट मींस जो ये लेवल डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, लेट्स सपोज इसको ले लो x, इसको ले लो x। तो इस केस में जब आप मैनोमीटर यूज कर रहे हो विद डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, उस केस में जो पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंशियल हेड ऑफ योर वेंचुरीमीटर होगा h, इट विल बी इक्वल टू x, जो ये रीडिंग आई है, into rho m density of manometric fluid upon density of fluid minus 1। ठीक है, ध्यान रखना ये आपका फॉर्मूला आ गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आता है इस फॉर्मूले के ऊपर, तो ध्यान रखना ये आ गया आपका, दिस इज योर differential head of venturimeter, this is your differential head of venturimeter when you use manometer with venturimeter in which manometric fluid has the density of manometric fluid is greater than your density of your fluid। ठीक है, ये आ गया पहला केस आपका जब आप मैनोमीटर यूज कर रहे हो। इसी के अंदर सेकंड केस, ठीक है, ये सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड इज वेंचुरीमीटर with
with inverted U-tube manometer, with inverted U-tube manometer, ठीक है, वेंचुरीमीटर विद इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर। दैट मीन्स अब इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर है। अब इस चीज को ध्यान से देखना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सर एक मिनट ऊपर वाला दिखाइए सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम वेंचुरीमीटर के साथ हमने इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर लगाया है, इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर लगाया। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक सेक्शन ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेट्स सपोज दिस इज योर section 1 and this is your section 2। ये आ गई आपकी सेक्शन 2। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, वेंचुरीमीटर विद इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर, मतलब हमने ये करना इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर लगाना है। ठीक है, चलो इसका मतलब हमारा अब मैनोमीटर नीचे नहीं जबकि ऊपर जाएगा। ये आ गई इसकी देख लें।
है, चलो जानते हैं ऐसे ही, ठीक है। लेट्स सपोज ये आ गई इसकी दूसरी लिम, ठीक है, एक लिम थोड़ी ज्यादा मोटी है, समझ लेना वो बराबर ही है, ठीक है। उसको अज्यूम कर रहे हो ये डाया बराबर है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर हम कब यूज करेंगे, इस चीज को ध्यान से समझना। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर हम कब यूज करेंगे, अगर मैं सेम मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करूँ ना, अगर मैं सेम मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करूँ, दैट मींस that is density of a manometric fluid is greater than the density of my flowing fluid. Let's suppose जो ये fluid flow कर रहा है, let's suppose इसकी डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है रो, और जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो एम। तो इसका मतलब अगर मैं इस केस में सेम मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करूं, तो अब डेंसिटी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की ज्यादा है और आपके जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कम है। तो दैट मींस जो फ्लोइंग फ्लूइड होगा वो हमेशा क्या करेगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या फिर मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और फ्लोइंग फ्लूइड क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर फ्लोइंग फ्लूइड। तो दैट मींस अगर मेरा मैनोमेट्रिक फ्लूइड इनिशियली यहाँ पे है, मतलब ये जो ये लेवल है, लेट्स सपोज दिस इज माय मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला फ्लूइड एंटर करेगा तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड आ जाएगा नीचे, और जो ये फ्लोइंग फ्लूइड होगा वो चला जाएगा ऊपर, राइट, ये चला जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, तो ये करेगा एक दूसरे से जगह क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो दैट मींस जब आप मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज कर रहे हैं, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर यूज कर रहे हो, तो उस चीज में एक चीज का ध्यान रखना है, वहां पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो डेंसिटी होगी, जो आपकी डेंसिटी है किसकी, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की, जो आपकी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी है, दैट शुड बी लेस देन योर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इसका मतलब इस केस में जो आपकी कंडीशन होगी, जो आपकी रिलेशन होगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी और जो फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी है, दैट मींस रो m should be less than density of the flowing fluid। तभी आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा। तो लेट्स सपोज इनिशियली आपका लेवल क्या है, दोनों तरफ बराबर है, ठीक है ना। ये ऊपर आ गया आपका क्या, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है, whose density is less than the density of your flowing fluid। लेट्स सपोज पहली कंडीशन आ गई ये, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब मैं इन दोनों लिम्स को 1 और 2 से कनेक्ट करूंगा, तो कहां पे लेवल राइज करेगा और कहां पे लेवल फॉल करेगा, लेवल राइज कहां पे करेगा, सर 1 में 1 में राइज करेगा। मतलब ये यहाँ पे है, ये जो आपका लेवल यहाँ पे है, यहाँ से ये पुश होके थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये पुश होके थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, मतलब है ठीक है। जो मेरा लेवल पहले यहाँ पे था, अब ये पुश होके चला जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या है, 1 पे आपका प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ से फोर्स ज्यादा लगेगी, राइट। यहाँ से आपका लेवल चला जाएगा ऊपर, और यहाँ से फॉल करके ये आ जाएगा नीचे, यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो अब आपकी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये और ये, दिस रीडिंग, ये रीडिंग है, लेट्स सपोज इसको ले लो x, तो इस केस में जो आपका डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर होगा, दैट इज h इज इक्वल टू x
1 minus rho m by x 1 minus rho m by rho। क्लियर है चीज? क्लियर है? किस केस में? जब आप इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर यूज कर रहे हो या फिर डेंसिटी ऑफ योर मैनोमेट्रिक फ्लूइड is less than the density of your flowing fluid right? क्लियर है चीज सबको? क्लियर है चीज? ठीक है ना? तो ये तीन तरीके आ गए कौन से आपके फ्लो आपका डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर निकालने का। ठीक है? तो हम दो डिवाइसेस यूज करते हैं, एक यूज करते हैं पीजोमीटर, एक यूज करते हैं वेंचुरी मैनोमीटर। ठीक है? पीजोमीटर का आपको समझ आ गया, दोनों तरफ क्या करती है, पीजोमीटर लगा दिए। ठीक है? मैनोमीटर में दो केस बनते हैं, एक नॉर्मल यूट्यूब मैनोमीटर और एक आगे इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है? नॉर्मल यूट्यूब मैनोमीटर कब यूज करोगे? जब आपकी डेंसिटी जब आपकी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, जब आपकी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर फ्लूइड फ्लूइड, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर H is equal to x रो into एम rho माइनस m by rho minus 1 x is equal rho m upon rho minus 1। ठीक है ना? और जो सेकंड केस है जब आप इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर यूज करोगे। वो कब यूज करोगे? जब आपकी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू योर फ्लोइंग फ्लूइड, तो उसमें आपका डिफरेंशियल और वेंचुरीमीटर कैसा आएगा? H is equal to x into 1 minus rho m by rho। ठीक है ना? सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। यहाँ पे हमारा ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा जो रो m है, जो आपका नॉर्मल यूट्यूब मैनोमीटर है, आपका जो रो m है दैट इज ग्रेटर देन रो, तो दैट मींस रो m अपॉन रो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी कि लेस देन 1 आएगी? when ग्रेटर rho देन m is greater than rho, तो rho m upon greater than 1 greater than 1 आएगी। ठीक है ना? greater than 1। हाँ, तो 1 माइनस नहीं सॉरी समथिंग ग्रेटर देन 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना? तो यस इसका मतलब जब इस केस में यहाँ पे हम positive रो m बाय रो माइनस 1 करेंगे तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब h की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है ना? हेड नेगेटिव तो इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो डिस्चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में देखो, रो m बाय रो क्या है? रो m इज लेस देन रो m इज लेस देन रो, तो दैट मींस रो m अपॉन रो की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1 less than 1 जब लेस देन 1, ऑब्वियसली बात है, लेस देन 1। जब रो m आपका रो से छोटा है, जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। तो इसका मतलब जब हम 1 माइनस रो m बाय रो करेंगे, फिर से क्या मिलेगी? एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। फिर से हमें क्या मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू, राइट? तो इससे हमारा डिस्चार्ज भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है चीज सबको? ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, चलो वेंचुरीमीटर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, डिजाइन पैरामीटर। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है, स्पेसिफिकेशन जो आपको याद रखनी है। ठीक है? तो नेक्स्ट आता है आपका डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट इज डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर, ठीक है? तो अब इस चीज का ध्यान रखना, आपका जो हम डिजाइन पैरामीटर्स देख रहे हैं, तो लेट्स सपोज दिस इज योर वेंचुरीमीटर। बनाना पड़ेगा फिर से। इसका एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कितना है, डाइवर्जेंस कितना है, लेंथ ऑफ योर कन्वर्जिंग सेक्शन कितनी है, डाइवर्जिंग सेक्शन की लेंथ कितनी होती है, आपके थ्रोट सेक्शन की लेंथ कितनी होती है। ठीक है ना? ये कुछ स्पेसिफिकेशन है इसकी, ये देखते हैं।
ठीक है, अब मैं सिर्फ वेंचुरीमीटर बनाऊंगा, ठीक है, बाकी सब इसमें क्या हो जाएगा, हटा दूंगा। ठीक है, ये आ गया आपका, ये आ गया वेंचुरीमीटर, ये आ गया वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये सेक्शन है, इधर का डायमीटर, ये डायमीटर और ये डायमीटर बराबर होगा कि अलग अलग होगा? ये डायमीटर है दोनों, क्या ये बराबर। सेम होगा। सेम ही होंगे, सीधी सी बात है, जो पाइप का सेम ही होगा। तो इसको हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम, दिस इज D1 एंड दिस इज D1, दिस इज D1 एंड दिस इज D1। और जो आपका थ्रोट का डायमीटर है, जो आपका थ्रोट का डायमीटर है, ठीक है, इसको ले लेते हैं D2। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ थ्रोट, एक मिनट, ठीक है, तो लेट्स सपोज ये आ गया हमारा, ये आ गया D1, और हम थ्रोट के डाया को, जो आपका थ्रोट का डाया है, इसको ले लेते हैं D2, इसको ले लेते हैं D2। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, अब यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके जहाँ से आपका थ्रोट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका पाइप का सेक्शन कैसा है? यहाँ तक आपका पाइप का सेक्शन कैसा है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जन है, तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन। और थ्रोट के बाद यहाँ तक दिस इज योर डाइवर्जिंग सेक्शन, दिस इज योर डाइवर्जिंग सेक्शन, दिस इज योर डाइवर्जिंग सेक्शन। ठीक है, दिस इज योर डाइवर्जिंग सेक्शन। ठीक है, ये आ गया, दिस इज योर, यहाँ से लेके ये दिस एंगल, ये एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया। इसमें से एंगल बड़ा कौन सा है? सेम है दोनों से। इसे हम बोलते हैं दिस इज योर, दिस एंगल, जो आपका ये एंगल है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 21 डिग्री से 25 डिग्री तक। इसकी वैल्यू होती है 21 डिग्री से 25 डिग्री तक। और ये जो ये एंगल है, दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, जिसकी वैल्यू लाई करती है आपकी, इसकी वैल्यू आपकी होती है 5 डिग्री से
15 डिग्री तक, 5 डिग्री से 15 डिग्री तक, बट जनरली हम इसको रखते हैं 6 डिग्रीज, जनरली हम रखते हैं 6 डिग्री, बट इट्स वैल्यू रेंजेस बिटवीन 5 डिग्रीज टू 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका D1 किसके बराबर होगा? D1 will be equal to डाया ऑफ द पाइप, डाया ऑफ पाइप, सीधी सी बात है, डाया ऑफ पाइप, जो आपकी पाइप होगी उसी के बराबर होगा D1 आपका, राइट, क्लियर? तभी आपका जॉइंट बनेगा ना, जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक जॉइंट ही नहीं बनेगा। ठीक है, एंड योर डाया ऑफ थ्रोट सेक्शन D2 is equal to it lies between D1 by 2 to D1 by 3, D1 by 2 to D1 by 3, D2 lies between D1 by 2 to D1 by 3, right? Clear है चीज? Next आता है आपका length of converging section, next is length of converging section. Length of converging section, it is equal to 2.7 times D1 minus D2. ठीक है, लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग सेक्शन इज इक्वल टू 2.7 टाइम्स D1 minus D2, and the length of throat section is equal to its diameter. ठीक है ना, जितना इसका डाया है उतनी ही इसकी लेंथ होती है। ठीक है ना, जो लेंथ ऑफ थ्रोट सेक्शन इज इक्वल टू इट्स diameter. So these are the specifications of venturimeter. ठीक है, उसका D1 जो है वो तो पाइप डाया के बराबर ही होगा, D2 आ गया आपका, D1 by 2 to D1 by 3, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस भी देख लिया हमने, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस भी देख लिया, लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग सेक्शन भी देख ली, लेंथ ऑफ थ्रोट सेक्शन भी देख ली। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, जो लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन है, आप एक चीज देखो, वो लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू कन्वर्जिंग सेक्शन। ठीक है, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, तभी आपका एंगल भी कम, अगर एंगल ज्यादा होगा तो लेंथ कम हो जाएगी, राइट? तो एक चीज ध्यान से देखो, आपका जो लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन है, इट इज मोर एज कंपेयर टू कन्वर्जिंग सेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हम लेंथ ज्यादा क्यों देते हैं आपकी डाइवर्जिंग सेक्शन की? कोई बता सकता है why the length of diverging section is more? देखो, जब थ्रोट सेक्शन से, ध्यान से देखना, जब थ्रोट सेक्शन से वाटर आपका बाहर निकलेगा, ध्यान से सुनना, जब थ्रोट सेक्शन से आपका जब वाटर बाहर निकलेगा, अब उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होगी कि ज्यादा होना शुरू होगी? कम होना स्टार्ट होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि अब एरिया क्या हो रहा है, बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, एरिया बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो दैट मींस योर वेलोसिटी विल स्टार्ट टू फॉल, तो दैट मींस जब आपकी वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, दैट मींस अब अगर हमने एरिया एकदम बढ़ा दिया, ध्यान से सुनना, एरिया एकदम बढ़ा दी, तो दैट मींस वेलोसिटी एकदम कम हो जाएगी, तो इसका मतलब आपका जो फ्लो होगा, जो साइड की बाउंड्री है उससे सेपरेट हो जाएगा, उसके साथ टच ही नहीं करेगा, राइट? तो इस केस में क्या होगा, लॉसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब हमने जो लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन इंक्रीज क्यों की है, ताकि हम सेपरेशन ऑफ फ्लो को अवॉइड कर सकें। ठीक है, बताता हूं आपको, इन कन्वर्जिंग सेक्शन, कन्वर्जिंग सेक्शन आपका क्या है, in the direction of flow, आपका एरिया क्या हो रहा है,
एरिया फॉल कर रहा है, देखो डाउनवर्ड एरो मतलब फॉल इन डिक्रीज और अपवर्ड एरो दैट मींस इंक्रीज, ठीक है। एरिया फॉल कर रहा है, दैट मींस योर वेलोसिटी विल इंक्रीज, दैट मींस योर वेलोसिटी विल इंक्रीज, सीधी सी बात है, राइट। एरिया फॉल कर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो दैट मींस जब वेलोसिटी बढ़ेगी दैट मींस योर प्रेशर बढ़ेगा कम होगा, जब वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो जब जाएगा। वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर आपका क्या होगा, कम होगा, प्रेशर विल fall, that means your change in pressure with respect to direction will be less than 0, आपका कम होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कम होते जा रहा है। इसे हम बोलते हैं, this is called as favorable pressure gradient, this is called as favorable pressure gradient, this is called as favorable pressure gradient, ठीक है, ठीक है। मतलब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये आपके फ्लो को सपोर्ट कर रहा है, ये आपके फ्लो को सपोर्ट कर रहा है। जब आपके एरिया कम हो रहा है तो नेचुरल सी बात है आपका जो फ्लो होगा वो आपका साइड वाली जो बाउंड्री है उससे टच करते ही रहेगा, कभी भी वहां से सेपरेट नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट आता है इन डाइवर्जिंग सेक्शन की बात करें, इन diverging section in the direction of flow, in the direction of flow, ठीक है। अब जब डायरेक्शन फ्लो में जा रहे हैं इसका मतलब एरिया क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो एरिया इज इंक्रीजिंग, दैट मींस वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल डिक्रीज, that means your pressure will increase, that means your pressure will increase, this implies your change in pressure with respect to forward direction will be positive, इसे हम बोलते हैं adverse pressure gradient, adverse pressure gradient। एडवर्स का मतलब जो चीज फायदेमंद नहीं है, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, दैट मींस अब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं एकदम डाइवर्ज कर रहा हूँ, इसका भी एंगल मैं अगर 21 से 25 डिग्री के बीच में रखूं, एंगल बढ़ा दूं, तो दैट मींस मेरा एक तो एरिया एकदम बढ़ जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी एकदम स्लो हो जाएगी, पानी मतलब जो भी फ्लूइड है वो ऑलमोस्ट आपका क्या आ जाएगा, स्टॉप, इट विल कम ऑन द वर्ज ऑफ स्टॉपिंग, तो दैट मींस आपका जो फ्लो है वो अपनी साइड वाली बाउंड्री से क्या कर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ फ्लो। ये हम पढ़ेंगे जब बाउंड्री लेयर 3 बाउंड्री लेयर पढ़ना है ना, उसमें हमने पढ़ना है सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, वो कब होता है, ठीक है। तो उसमें पढ़ेंगे, सेम उसमें भी सेम यही फंडा है, ठीक है ना। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट मतलब अब आप एडवर्स का मतलब जो चीज फायदेमंद नहीं है, मतलब अब आपका फ्लो चल पाना मुश्किल हो गया है, इसका मतलब आपका जो फ्लो है इट हैज सेपरेटेड फ्रॉम द बाउंड्री, तो वहां पे बड़ी ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है जिसके कारण लॉसेस बड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते ऐसा कंडीशन हमारी डेवलप हो, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम एरिया जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, तो इसीलिए जो लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन होती है हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर कन्वर्जिंग सेक्शन, ताकि आपका सेपरेशन ऑफ फ्लो ना हो, ठीक है। क्लियर है चीज सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको वेंचुरीमीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट इज योर एरिया रेशियो ऑफ वेंचुरीमीटर, लास्ट टॉपिक वेंचुरीमीटर का, दैट इज एरिया रेशियो ऑफ वेंचुरीमीटर, एरिया रेशियो क्या है आपका वेंचुरीमीटर का, एरिया रेशियो आ गया आपका जो रेशियो ऑफ
normal section to the throat section. Area ratio is the ratio of the area of normal section to the throat section. A1 क्या आ गया? Area of normal section. A2 आ गया area of the throat section. Area of the throat section. ठीक है? क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? ठीक है? एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो, एक मिनट 2 वेंचुरीमीटर्स लिखो। यस ठीक है, क्वेश्चन लिखो। 2 वेंचुरीमीटर्स first having coefficient of discharge CD, coefficient of discharge equal to 0.98. First having CD, coefficient of discharge CD equal to 0.98, and area ratio A1 by A2, and area ratio A1 by A2 is equal to 2, and second having coefficient of discharge CD equal to 0.97, CD equal to 0.97, are installed in the same pipe, सेम पाइप में इंस्टॉल है। इसका मतलब क्या होगा? दोनों वेंचुरीमीटर में से डिस्चार्ज क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सेम पाइप के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो दैट मींस डिस्चार्ज विल रिमेन सेम। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द डिफरेंशियल हेड ऑफ सेकंड वेंचुरीमीटर if the differential head of second venturimeter second venturimeter is 5 times that of first venturimeter, full stop, find the area ratio of second venturimeter. Find the area ratio of second venturimeter. ठीक है, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 3.96, ऑप्शन बी 3.96, ऑप्शन सी 4.24, ये ऑप्शन डी 5.52, ये ऑप्शन डी 5.52। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट कैसे करना है इसको, उसके बाद आप करो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बोला? दो वेंचुरीमीटर है, सेम पाइप में इंस्टॉल्ड है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी दिया है, एक का आपको एरिया रेशियो दिया है, दूसरे का एरिया रेशियो पूछा है आपको। ठीक है, तो अब एरिया रेशियो की टर्म्स में कैसे लाना है अपने डिस्चार्ज को? ठीक है, हमारा डिस्चार्ज किसके बराबर होगा? CD A1 A2 CD A1 A2 स्क्वायर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, CD A1 A2 स्क्वायर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। राइट, अगर मैं A2 स्क्वायर कॉमन निकाल लूं बाहर डिनोमिनेटर में से, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं CD A1 A2 स्क्वायर रूट 2GH अपॉन A2 स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा? A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, यही बनेगा। राइट, A2 स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो A2 स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा? A2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया CD A1 A2 अपॉन
CD A1 A2 upon A2 square root 2GH upon A1 A2 का स्क्वायर माइनस 1. तो दैट मीन्स ये A2 A2 गया, तो दैट मीन्स डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ एरिया रेशियो क्या आ गया, Q इज इक्वल टू CD इंटू A1 स्क्वायर रूट 2GH स्क्वायर रूट 2GH अपॉन A1 A2 का होल स्क्वायर माइनस 1. This is the formula for discharge in terms of area ratio. ठीक है, बस अब यही यूज करना है अपने फॉर्मूला. डिस्चार्ज दोनों वेंचुरीमीटर में से सेम होगा, इक्वेट करो आप. एक का आपको ध्यान रखना, जो Q1 इज इक्वल टू Q2 पर ध्यान रखना जो H2 है दैट इज 5 टाइम्स योर H1. ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका CD A1 स्क्वायर रूट 2GH अपॉन A1 A2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू CD A1 स्क्वायर रूट 2G इंटू 5H. ठीक है, 2G इंटू 5H अपॉन A1 A2 का स्क्वायर माइनस 1. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. CD की वैल्यूज गिवन है दोनों आपको, एक की एरिया रेशियो भी गिवन है, तो वो करके जरा सॉल्व करो. देखो एक CD आपका 0.98 है, A1 A2 आपको 2 दिया हुआ है पहले केस में. ठीक है, ये A1 कैंसल आउट, CD कितना है 0.98 स्क्वायर रूट 2G इंटू H अपॉन एरिया रेशियो 2 गिवन है, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0.97 स्क्वायर रूट 2G इंटू 5H अपॉन A1 A2 का स्क्वायर. यही तो हमें निकालना है, एरिया रेशियो ऑफ द सेकंड वेंचुरीमीटर माइनस 1. ठीक है, अब 0.98 0.97 अप्रोक्सीमेटली बराबर है, कैंसिल आउट कर दो. ठीक है, आप फिर ये स्क्वायर रूट भी कट जाएगा, G भी कट जाएगा, H भी कट 2G कट जाएगा, H कट जाएगा. दैट मीन्स ये क्या बचा, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन A1 अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1 राइट. ये चला जाएगा इधर ऊपर और ये चला जाएगा इधर ऊपर, तो ये आ गया आपका A1 अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 5 इंटू 3 15 राइट. ये आ गया आपका A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर 15 प्लस 1 16. तो दैट मीन्स A1 अपॉन A2 स्क्वायर जाके वहां पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 4 के आसपास देखो ऑप्शन कौन सा है, 3.96 राइट. क्लियर है चीज सबको, तो 3.96 आ गया आपका आंसर, 3.96 आ गया. ठीक है, इसमें बस जो मेन चीज आपको मैंने बताने वाली थी वो थी कि एरिया रेशियो की टर्म्स में हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वो आ गया ऐसे. ठीक है, एरिया रेशियो की टर्म्स में हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला Q is equal to CD A1 square root 2GH upon A1 by A2 का स्क्वायर माइनस 1 A1 by A2 का स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, क्लियर है चीज सबको, ये. ठीक है, चलो आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं.
ठीक है, सुबह करते हैं ऑरिफिस मीटर स्टार्ट। ठीक है, सुबह स्टार्ट करेंगे ऑरिफिस, सर कल अगर ईद थी फिर? ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे ऑरिफिस। क्या बोल रहे हो? सर कल अगर ईद थी। हेलो, सर मैं बोल रहा हूँ कल अगर ईद है। एक 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 मिनट।